बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है ईरान अमेरिका इसराइल की वॉर के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। उसका जो इम्पैक्ट है इकॉनमी पे, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान ने आज कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो मुफाहमत की कोशिशें हैं उसके ऊपर भी दोनों तरफ बात की जा रही है, मुफाहमत के लिए या मुज़ाकरात के लिए। कभी कभी आप हम देखते हैं, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि जब से हम ऑब्ज़र्व करना शुरू किया वॉर को, तो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि सही खबर पहुंचना या सही खबर तक पहुंचना बहुत ही जो है वो मुश्किल है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। ट्रंप का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मज़ीद 10 रोज़ तक रोकने का ऐलान, जंगबंदी की जो शराइत है अमेरिका की, उस पर भी बात करेंगे। ईरान की जो शराइत है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में शामिल हैं शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की, बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने वक्त दिया है। अब्दुल्ला मलिक साहब तजियाकार है, सीनियर, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मलिक साहब आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब दिफाई तजियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं वॉर की, अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करूँ कि इस वक्त की जो करंट सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, उसमें अब ये बड़ा आप कह लीजिए कि एक ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर शायद हम उस तरीके से जवाब ना ले सके, लेकिन पलड़ा किसका भारी नज़र आ रहा है आपको? किसकी तरफ आपको लग रहा है? कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि इस जंग का जो पासा है वो किस तरफ बदलने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी चंद मिनट पहले कंफर्म कर दिया फॉर्मली कि जनाब बिल्कुल पाकिस्तान एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है मीडिएशन में इस जंग को ख़त्म करने के लिए। और जाहिर बात है हमारी पूरी कौम जो है, हमारी भी दुआएं हैं गवर्नमेंट के साथ, सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ, कि एक ये नेक काम है, दुनिया के इंटरेस्ट में है, ग्लोबल इंटरेस्ट में, गल्फ रीजनल इंटरेस्ट में। जाहिर बात है पाकिस्तान के भी इसमें इंटरेस्ट है कि जंग जो है खत्म हो। हैविंग सेड दैट, अब बात यह है कि हमने बहुत जंग की बात की है पिछले 4 हफ्ते, और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का पलड़ा भारी रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट उनकी इतनी कितनी तबाही हुई है, इतनी बर्बादी हुई है, लेकिन उन्होंने भी कोई कम नहीं छोड़ा ईरान ने, जो उन्होंने इसराइल के साथ किया, जो उन्होंने अमेरिका के साथ उनकी बेसिस पे किया गल्फ कंट्रीज में। लेकिन अभी एक एलिमेंट आ रहा है सामने बार बार, वो ये है कि मेरा ख्याल है ईरान को अब चाहिए कि ये जो बहुत ज्यादा उनकी इंटेंसिटी हो गई है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, ये इसको मेरा ख्याल है उनको कम करना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के ऊपर, कुवैत पे, कतर पे, यूएई पे बहुत ज्यादा उनके हमलों में जो है वो इंटेंसिटी आ रही है, विच इज नॉट गुड। अभी भी आप देखिए सऊदी अरेबिया ने बड़ा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। उन्होंने अभी तक ओपनली जवाबी कार्रवाई नहीं की है। अगर वो कर जाते हैं, यूएई ने तो गालिबन शुरू कर दिया, उनको तो आज एक मिराज जहाज भी ईरानियों ने गिरा दिया, तो फिर ये तो बहुत मामला एस्केलेट कर जाएगा और मुसलमान ममालिक आपस में लड़ेंगे, और अमरीकी और इसराइली जो है वो बड़ी खुशी खुशी तमाशाई बन के देखेंगे कि जनाब हमने जो आग लगानी थी मुसलमान ममालिक ने हमने आग लगा दी। एक तो ये, तो लिहाजा ईरान को भी अब थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए इन सब पे। वो भी जब तक ये अपना नेगोशिएशन का कोई बेहतरी नहीं आती, कोई प्रोग्रेस नहीं होता, तो वो भी कोई पॉज का को ऐलान करे। उन्होंने बहुत तबाही मचाई है इसराइल को, इसमें कोई शक नहीं है। सारी उम्र का उन्होंने एक सबक सिखा दिया इसराइल वालों को, तो अब जरा ईरान भी जो है चंद दिन जरा उसको रेस्ट करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा ईरान की कंडीशन बहुत सख्त है, अमेरिका की भी कंडीशन सख्त है, तो लिहाजा अगर पाकिस्तान के लिए अभी बहुत बड़ा डिलेमा है और एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैनल है, मीडिएशन का चैनल है, कि वो एक ऐसी मिडिल लाइन पे दोनों को एग्री कर जाए कि जिसमें गिव एंड टेक हो और एक मिडिल सोल्यूशन जो है वो निकले, कि ना ईरान की पूरी बात ना अमेरिका की पूरी बात, और मामला जो है वो अफ़ाम तफहीम की तरफ जाए। मैं समझता हूँ इसमें ईरान को थोड़ी सी भी अपना लचक और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी, जो उनकी अपनी डिमांड्स हैं। बिल्कुल सही। अमेरिका आई एम श्योर इस वक्त, क्योंकि वो एक ऐसे एंड पे है जहां पे ये तासुर मिल रहा है कि वो एक सेफ सेविंग एग्जिट लेना चाह रहा है, और वो डेस्परेट है नेगोशिएशन का। और ईरान की ये कामयाबी है कि उन्होंने सुपर पावर को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला बिठाया है। लेकिन अब ईरान को भी कुछ आगे आना चाहिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, ताकि इसका एक अच्छा हल जो निकले।
बिल्कुल सही है और सर। राइट मैं जी वापस आता हूँ आपकी तरफ। शाजिया चीमा साहिबा, अभी प्रोग्राम शुरू करने से चंद ही लम्हात पहले मेरी टीम ने खबर मेरे साथ शेयर की, और जितनी आपकी गहरी नज़र है बैन अवी अमूर पे, मुझे उम्मीद है कि आपकी नज़र से भी ये खबर गुजरी होगी कि अमरीकी नायब सदर ने इसको, ये जो नेतन्याहू है, इसको झाड़ पिलाई है इस बात पे कि आपने बड़ा आसान हदफ बताया था ईरान, और आपने कहा था कि रजीम चेंज जो है वो फ़ौरन हो जाएगी। तो इसके ऊपर कुछ तल्ख कलामी भी हुई है। किस तनाजुर में देख रही हैं आप? वो नेतन्याहू ने अपने शिन बेत के चीफ को पहले झाड़ पिलाई है और फिर उसके बाद जेडी वैंस से जो है वो झाड़ खाई है, क्योंकि ये सारे का सारा जो मैन्युफैक्चर था ये मुसाद की तरफ से था और शिन बेत की तरफ से था। तो ये दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर ये कह रही थी और गारंटीज दे रही थी, और सीआईए को इसमें थोड़ी सी ड्रेसिंग डाउन देनी पड़ी कि जी आप साइड पे हो जाएं, हमारे पास बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है। और इंफॉर्मेशन लेने वालों में जो है वो जो उनके मिनिस्टर ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ, और फिर ट्रंप के जो करीबी लोग हैं, तो जेडी वैंस को वहां पे भी माइनस किया हुआ था, क्योंकि मारा लागो में जब ये फाइनलाइज चीजें हो रही थी तो जेडी वैंस उस वक्त जो है वहां पे मौजूद ही नहीं थे। तो अब जब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और मुज़ाकरात के लिए जेडी वैंस को आगे किया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो डिसीव करते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी मालूमात आगे उस तरह से नहीं पहुंचाते हैं जिस तरह से हम इनसे बात करते हैं। तो लिहाजा अब हम बात अगर करेंगे तो किसी और से करेंगे, तो जेडी वैंस का नाम आ रहा है। लेकिन उसमें सोचने की बात यह कि जेडी वैंस के पास कितनी पावर है उस लॉबी के सामने खड़े होने की, जो कि पूरे का पूरा जो है वो इंजन यूएस का जो है वो फंड करती है, और वो इतनी ताकतवर है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, लास्ट टाइम अगर हमें पता हो तो हमने जॉन एफ कैनेडी को देखा कि वो इसके सामने खड़े हुए, और उसके बाद फिर हमने दोबारा कभी किसी प्रेसिडेंट को अमेरिका के या किसी एस्टेब्लिशमेंट को उसके सामने खड़े होते हुए नहीं देखा। तो अगर जेडी वैंस जो है वो फ्यूचर में अगर ट्रंप इम्पीच हो जाते हैं अभी या फिर अगले इलेक्शन में, वो ये सोच रहे हैं कि व्हाइट हाउस की कुर्सी उनके पास आने वाली है, तो उनको फिर ये मिरियम एडल्सन और ये जो पीटर टील हैं और ये सिलिकॉन वैली है और 5 बैंकर्स फैमिलीज हैं, ये सारी ज़ायनिस्ट लॉबी जो है ये जब तक उनकी बैक पे नहीं होगी तो अमेरिकन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो वो बॉम्ब्स के साथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते फिर रहे हैं, वो खड़ी तो इन्हीं चीज़ों पे हुई है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जेडी वैंस के लिए भी झाड़ पिलाना और फिर झाड़ का, क्योंकि बिल्कुल भी आपको नेतन्याहू की एस्टेब्लिशमेंट में ये चीज़ नज़र नहीं आती कि वो जंग रोकना चाहते हैं, क्योंकि जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद फिर बैक डाउन किया ट्रंप ने अपनी सोशल पोस्ट से कि मैं 5 दिन के लिए यूनिलैटरल सीज फायर कर रहा हूँ, तो नेतन्याहू ने फौरन ही हिब्रू मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिब्रू में कहा कि हमारे गोल्स अपने हैं, हमारी जंग जारी रहेगी, हम जंग करने के लिए आईडीएफ जो है वो अमेरिका की मोहताज नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है। तो उसमें मैं एक चीज पिच करती जाऊं साथ में, तो फिर हम अगले स्पीकर के पास चले जाएंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। वो ये कि पाकिस्तान के बारे में एक चीज हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो है कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी भी तरफ जो है वो गारंटी करेंगे, या कोई हम शटल डिप्लोमेसी का हिस्सा बनेंगे, जो कि पहले मस्कत था, दोहा, जहां पे दो पार्टीज एक दूसरे से इतनी नफरत बाजुकात कर रही होती हैं कि एक कमरे में या एक फ्लोर पे भी वो बैठना पसंद नहीं करती हैं। तो हम मैसेजिंग करेंगे, हम दोनों वॉर्स में कोई भी वॉर ना प्लान करने में है ना रोकने में है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को अभी से बताते जाएं, ताकि लोग जो हैं बाद में फिर किसी और चीज का, क्योंकि चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं, रियलिटी जो है वो बहुत ब्रूटल है। तो हम शटल डिप्लोमेसी करेंगे, वेन्यू प्रोवाइड करेंगे। मस्कत की बजाय जो है अगर पाकिस्तान को चुना गया है तो वो ईरान को सेफ लग रहा है, ट्रैवल करना सेफ लग रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ट्रस्ट का भी जाहिर है बहुत बड़ा है कि जी पाकिस्तान किसी भी सूरत में डिसीव नहीं करेगा, इधर की बात उधर में किसी एक पार्टी के साथ बायस्ड नहीं होगा। तो इस सूरत हाल में हम सिर्फ शटल डिप्लोमेसी का हिस्सा बनेंगे, लेकिन जंग किस तरफ जाएगी हम वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया और आपने इसके ऊपर बात की, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही थी कि हम अमेरिका की या इजराइल की गारंटी ले भी कैसे सकते हैं।
और बहुत सी गलतफहमियाँ और भी हैं जो आगे चल के मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, ताकि हमारी कौम उसके बारे में भी जान ले। वो जो मीम्स बन रही हैं, वो जो ये कह रहे हैं कि रेड कारपेट जो है वो उसका इंतज़ाम किया जा रहा है, जैसे ट्रंप ने यहाँ पे आना है, जैसे मुश्तबा खामनाई ने यहाँ पे आना, तो मैं इस पर भी ज़रूर बात करूँगा, ये गलतफहमियाँ भी ज़रूर दूर करना चाहूँगा। अब्दुल्ला मलिक साहब, पाकिस्तान के किरदार को कैसे देख रहे हैं आप? इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट आई है कि हम दो अहम महाजों पर अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो दो अहम महाज, एक अमेरिका और दूसरा ईरान है। देखिए, पहली बात तो ये जो मैडम ने बात की वो बिल्कुल सही है कि हमें ये फ़र्क बिल्कुल ड्रॉ करना चाहिए कि फैसिलिटेटर और आर्बिट्रेटर में फ़र्क होता है। हम कोई आर्बिट्रेशन नहीं करने जा रहे, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये फैसिलिटेशन बड़ी मुश्किल है, इसलिए कि एक तरफ ईरान है और एक तरफ दो ममालिक हैं, एक इजराइल और अमेरिका। देखिए, हम अमेरिका की पॉलिसी को किसी हद तक हम समझ सकते हैं, और हमारा जो आजकल अमेरिका के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो सिपह सलार है उनका और हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक अच्छा लाइजॉन है। लेकिन यह कि जो इसराइल है, देखिए इसराइल के साथ हमारी नेचुरल एनिमिटी है और दुनिया की भी है, ईरान की भी है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि आया जो ईरान जो एजेंडा दे रहा है वो उसमें सॉरी जो ईरान एजेंडा दे रहा है वो इसराइल को एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। बुनियादी तौर पर तो जो जंग इसराइल की जंग थी ना, जिसमें अमेरिका कूद पड़ा। लेकिन मैं आपको इस चीज़ों से अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ कहने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एक अनोखी जंग है, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कौमों की जंग है। जिस तरह ईरान खड़ा हुआ और ईरान की पूरी कौम खड़ी, और जिस तरह यदि वह सब कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि बस हमला करें और वहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ, आपने हमें भी उस जंग में धकेला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब ट्रंप की कैंपेन चल रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ट्रंप की कैंपेन चल रही थी, ट्रंप ने जंगों के खिलाफ बात की थी, और सबसे पहले जिस तरह हमारे यहाँ मुशर्रफ ने कहा था पाकिस्तान, सबसे पहले अमेरिका। अब उन्होंने मेक्सिको के साथ पहले लड़ाई लड़ी, फिर वेनेजुएला के साथ, क्यूबा का जिक्र किया, कनाडा के साथ जाकर फिर टैरिफ की बात आ गई, लेकिन वो यू टर्न लेते रहे। अब जहाँ तक यूक्रेन की बात थी और रशिया के साथ जो डायलॉग था वो भी ऐसे ही फैसिलिटेट कर रहे थे, लेकिन उस वक़्त यूरोप और नेटो उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब यूं ही ईरान के साथ इनका तनाज़ा खड़ा हुआ, तो जो अमेरिका है, जो उसकी सुपरमेसी थी या उसकी ताकत थी, जो हेजमनी थी, वो हमें पीछे हटती हुई नजर आई। अब मतलब न यूरोप उनके साथ खड़ा हुआ है, न नेटो उनके साथ खड़ा हुआ, और जो उनके लाए थे ऐसा को छोड़ गए। इसलिए एक सबका यही मौक़िफ़ था कि ये जंग आपने विदाउट प्रिपरेशन लड़ी है, और आप जाके इसराइल के साथ खड़े, जो हमारा नहीं है। और फिर बहुत सारे ममालिक, गल्फ़ के ममालिक के साथ या ईरान के साथ तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद मैं शुरू से कह रहा था, आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि ईरान तलहा नहीं है। ईरान के साथ इस खित्ते की दो बड़ी जो ताकतें हैं, रशिया और चाइना, किसी न किसी स्टेज पे उनके साथ इंफॉर्मेशन की सतह पर, इंटेलिजेंस की सतह पर और मामलात में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इन नेगोशिएशन में कहने को तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नेगोशिएशन होनी चाहिए, लेकिन जब तक रशिया और चाइना इसको गो थ्रू नहीं देंगे, ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते। ये एक वो जैसे कहते हैं कि अटैक करने के लिए आपको चंद कदम पीछे हटना पड़ता है, ये प्रिपरेशन ज़रूर हो सकती है। लेकिन इस सारे के सारे तनाज़र में अगर किसी को नुकसान हुआ तो अमेरिकन को हुआ, क्योंकि उनकी सुपरमेसी भी ख़त्म हुई है, उनकी जो डिप्लोमेसी है वो ख़त्म हुई है, उनकी जो एक हेजमनी थी वो भी हमें ख़त्म होती नज़र आती है। लेकिन ईरान का जो कि नई सारी की सारी लीडरशिप है, उसके बावजूद ईरानी कौम को खड़े होना, कंटिन्यूटी के साथ दिफा करना, और देखना हमारी भी एज ए लेमैन, एज ए एनालिस्ट, हमारी हमदर्दियाँ भी हमें अच्छा लगता था जब वो कहा जाता था कि ईरान ने इसराइल के ये तबाह कर दिया, ये तबाह कर दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम बहस के बावजूद उसामा, जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। हमने इस तनाज़र में देखा। अब इतनी तबाही के बाद जहाँ पर ईरान की लीडरशिप ख़त्म कर दी गई, स्कूलों पे हमले हुए, बच्चों को मारा गया, हॉस्पिटल पर अटैक किया गया, ये नज़र यही आ रहा है कि अब जो हमारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन थे, यूनाइटेड नेशन के जनरल कन्वेंशन, स्कूलों पे हमले नहीं होंगे, अस्पतालों पे हमले नहीं होंगे, बच्चों को नहीं मारा जाएगा, ख़वातीन को टारगेट नहीं किया, सिविलियन टारगेट नहीं किए जाएंगे, वो सारे के सारे स्पाइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमें इस जंग के बाद बहुत सी नई चीज़ें डेवलप करना होंगी। देखना 1945 जब UN वजूद में आया था तो बहुत सारे प्रिंसिपल बने थे, लेकिन अब हमें सारे के सारे स्पॉइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर एक जंग का जो नक्शा है वो दुनिया में बदला है।
अब वो ममालिक किसको टारगेट करते हैं? वो आपके कल्चर को टारगेट करते हैं, आपके सोशल टैबूज को टारगेट करते हैं, आप में तफरीक पैदा करते हैं। जिस तरह कि ईरान में एक सोचा समझा मनसूबा था कि जैसे जून में उन्होंने हमला किया था कि अब चंद दिनों की बात है, लोग बाहर निकलेंगे और इस सारे के सारे रजीम को बदल के रख देंगे। ये इतना आसान नहीं है, जंग आसान नहीं रही। बिल्कुल सही है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुझे एक बात बेशक याद रखिएगा, ये जो हमने एक डेवलप कर लिया है ना कि शायद पाकिस्तान कोई मीडिएटर का काम रोल अदा कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ मैसेंजर का काम कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। ईरान के जो मुतालबात हैं वो अमेरिका तक पहुँचा रहा है, अमेरिका के मुताबिक। लेकिन जो ईरान के मुतालबात हैं वो बड़े मुश्किल हैं। एक तो ईरान जो है ना, वो जो 1982 का ट्रीटीज़ है वाटर के ऊपर, उस पर कंट्रोल चाहता है कि इतने नॉटिकल माइल जो हमारा हिस्सा बनता है और हमें इसके बाद अपना हिस्सा वो शेयर दिया जाए और हेजमनी को तस्लीम किया जाए। इतना यूरेनियम जो हमने अफसरदा किया है, हम अपनी जो क्या कह सकते हैं कि जो अपनी बिजली वगैरह पैदा करने बिल्कुल सही। मतलब आपके साथ बिल्कुल आपकी तरफ। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि बड़ा पलड़ा भारी रहा ईरान का, जबकि बरतानवी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह कहते हैं कि ईरान हमें हारता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक कमेंट इस पर आपका ज़रूर चाहूँगा, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो बार बार तब्दील होती पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की, और फिर ईरान का ये कहना कि खलीजी ममालिक पे हमले जारी रहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये मुफाहमत की तरफ बात आ जाएगी? देखिए, पहली बात है कि ईरान की ट्रंप ने बड़ा एरोगेंटली ये कहा कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया और उनके पावर स्ट्रक्चर को। लेकिन आप देखें कि ऑन ग्राउंड उनका जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो तो उस तरह ही है, बल्कि और ज्यादा खौफनाक उनकी हो गई है, और ज्यादा लीथल हो गई है। इसका मतलब ईरान के पास पिछले 2 दहाइयों में जो उन्होंने तैयारी की है, अपनी प्रोडक्शन की है, ये अटैक ड्रोन्स की और मिसाइल्स की, उसमें उनको नुकसान नहीं पहुंचा। बल्कि अब तो खबर ये आ रही है कि इतने अंडरग्राउंड उनका नेटवर्क है, बिलो इन द ग्राउंड के, वहां तक तो जो हैवी बॉम्ब्स हैं 2000 पाउंड वाले, ये अपना अमेरिकन के, इसराइलीज के, वो थोड़ा बहुत तो डैमेज कर सकें ऐसी एंट्रेंस और ऐसी इन फैसिलिटीज की, लेकिन एक्चुअल फैसिलिटीज जो है वो डैमेज नहीं हुई है। तो ईरान क्विकली उनको रिकवर करके उन डैमेज एरियाज को वो ड्रोन तो वो फायर करता जा रहा है और उसका सारा इफेक्ट हो रहा है। तो लिहाजा एक और दूसरी बात यह है कि देखें, मैं फिर ये कहूँगा, इस पर पाकिस्तान में एक बहुत प्रो ईरानियन सेंटिमेंट जो है वो पाया जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक न सिर्फ अपनी जंग लड़ रहे हैं सर्वाइवल की, वो इस्लाम की जंग भी लड़ रहे हैं और हमारी जंग भी लड़ रहे हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और जिस तरह उन्होंने जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किए हैं अमेरिका ने, इसराइल ने, कि जनाब वो 180 स्कूल के बच्चे उनको शहीद किया गया कैसे आज से चंद दिन पहले, और किस तरह अभी तक 600 स्कूल जो हैं वो वहां पे उन्होंने तबाह किए हैं, और 1000 स्टूडेंट्स और टीचर्स उनको वो शहीद किए गए। फिर कुछ होली साइट्स और अपना उनके जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स 40-50 के करीब, उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, डिस्ट्रॉय किया। तो बड़े पैमाने पर तबाही तो हुई है। लेकिन अगर ईरान मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक थोड़ा सा चेंज आ रहा है, वो ये कि अगर वो ज्यादा सऊदी अरेबिया को टारगेट करेंगे, जिस तरह आज उन्होंने किया है, ये 2 दिन से कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले ही कहा, गल्फ के ममालिक को, नॉट द यूएस आर्मी बेसिस, बट ओवरऑल इन ममालिक को, तो फिर ये एक सेंटिमेंट जो है, जो 100% इसमें प्रो ईरान है, उसमें एक थोड़ा चेंज आएगा। बिकॉज पाकिस्तानी नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है वो ये 5-6 गल्फ ममालिक पे इस तरह हमले करे और उनको नुकसान पहुंचाए। इट इज मुसलमान वर्सेस द मुसलमान। तो लिहाजा ये ईरान को भी इस सेंटिमेंट में को देखना पड़ेगा और कमी जो है वो लानी पड़ेगी। मैं एक बात कह दूं कि हर चीज में वो अमेरिका और इसराइल जो है वो नाकाम हो गए। ना रिजीम चेंज हुआ, ना ईरान ने सरेंडर किया, ना ईरान की आर्म फोर्सेस कोलैप्स हुई, बल्कि अब तो वो 1 मिलियन ईरानी 12 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनको एनरोल करना शुरू कर दिया, और पूरी एक पीपल आर्मी जो है वो वहां पर रेस की जा रही है कि अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन होता है कहीं पर भी अमेरिकन की तरफ से, जो उनके 82nd एयरबोर्न डिवीजन के लोगों को अगर उन्होंने पैराड्रॉप करना है, या उनकी जो मरीन्स हैं एम्फीबियस लैंडिंग स्कीम करनी है हॉर्मस पे, तो वो लोग जो है वो ईरानी डिफेंड करेंगे। मतलब है कि वो पूरी कौम जो है वो तैयार है।
और बात भी सही है कि जब आपने उनकी टॉप लीडरशिप को, रिलीजियस और पॉलिटिकल को और मिलिट्री लीडरशिप को इतना बेदर्दी से आपने उनको एलिमिनेट किया, तो फिर अगर ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो पहली राउंड में वो आपकी तमाम बातें जो है मान लेंगे, वो भी मेरा ख्याल है इट्स नॉट वेरी नेचुरल। ईरानी जारी बात है, इस वक्त जिस पोजीशन में वो है, उनको मालूम है कि दे आर एट दी रिसीविंग एंड, बट दे आर आल्सो एट द गिविंग एंड आल्सो। वो भी ठीक ठाक इसराइल पे उनके हमले 80 वेव्स ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स अभी तक हो चुकी हैं और ये मामला जारी है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि बैलेंस आना चाहिए एक दूसरे की डिमांड में और फैसिलिटेशन बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ चीजों पे बिल्कुल अगर वो स्टिक कर जाएंगे, अमेरिकन जो है बेसिस तो नहीं छोड़ने लगे, बिल्कुल सही है जो उनकी गवर्नमेंट बेसिस है, शाजिया। उसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ये 2 दफा जंग हो चुकी है, ये नहीं होना चाहिए कि अब पता लगे अगले साल फिर इसराइलीज थोड़ा बहुत रिकवर करके और ये अमेरिकन ट्रम्प कहे कि भाई नहीं वो ईरानी तो फिर कुछ मस्ती करने के मूड में, वो न्यूक्लियर को मामला उनको फिर चढ़ने लगा तो फिर एक चढ़ाई कर दो, नहीं। और मैं एक बात बता दूं, ये चाहे जंगबंदी हो या ना हो, एग्रीमेंट हो या ना हो, या खौफनाक किस्म की जंग शुरू हो जाए, अपने फाइनल फेज जिसको मैं कहूंगा आज से चंद दिनों बाद अगर एग्रीमेंट या बातचीत में कामयाब नहीं होती, तो इसके बाद जो तबाही आएगी, देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आप देखेंगे आएगा जिसमें ये माइट एंड राइट को खत्म किया जाएगा। पता नहीं अमेरिका में रिजीम चेंज हो जाए, इसराइल में रिजीम चेंज हो जाए। अभी मेरा ख्याल है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका में जिस तरह ऑपोजिशन शुरू हो गई है, ट्रम्प की इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं, और इसी तरह ईरान में, इराक, इसराइल में लाखों लोग, लाखों यंग लोग फौज में कंस्क्रिप्शन, वो जो जबरदस्ती भर्ती करना होता है, उसको वो अवॉइड करने के लिए मुल्क छोड़ के चले गए। उनको वहां पे एक प्रॉब्लम पड़ गया है कि जनाब ये हम फौज को, हमारी तो फौज कोलैप्स होने वाली है, हम कहां से इतने बंदे लेके आए, कैसे लड़े। लेबनान के फ्रंट पे भी वो सदर्न लेबनान बनाने के चक्कर में, बिल्कुल सही बेटे साहब, राइट। ईरान की मामला, तो इसराइल इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। वो भी चाहते हैं दिल में कि मामला किसी तरह हमें फेस सेविंग मिले ताकि हम रिकवर करें। इतनी जो हमारे ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुई है, पता नहीं कितना साल लगेगा उनको रिकवर करने में। बिल्कुल सही है शादिया चीमा साहिबा। एक तो जो अमेरिकी अखबार ने ये दावा किया कि सदर ट्रंप 4 से 6 हफ्तों में ईरान से तनाज़ा ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये ख्वाहिश है कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है? वन लाइनर ये बताइएगा। और दूसरे जो अहम सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, दोनों तरफ की जो शराइत है, कौन कितना कैसे लॉजिकल लग रहा है आपको? जो ट्रम्प है वो हर 3 घंटे के बाद एक नई बात करते हैं, और फिर अगर उनकी बातों का जवाब हम देने लगे तो शायद हम भी अपने भी बाल नोच लेंगे। यस। और पिछली बात जो है वो अगली बात से मिलती नहीं होती। कभी वो कहते हैं ईरानियों के जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिकली कोई मेल फंक्शन है, फिर कभी कहते हैं हम जंग जीत चुके हैं, कभी कहते हैं ईरान की मौत हो चुकी है, और कभी कहते हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो हम दोनों मिलकर संभालेंगे। और उससे बड़ी बात ये कि ईरानी कह रहे हैं कि अगले आयतुल्ला तुम बन जाओ, मैंने कहा नो सॉरी। तो अब इनका हम क्या सवाल करें और क्या जवाब दें? जो सीरियस आपका सवाल है वो ये कि जी दोनों पार्टीज जो हैं वो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स लेके आ गई हैं। जो अमेरिका की तरफ से जो डिमांड थी वो तो वही थी जो कि वो निगोशिएशन की टेबल पे भी लेके बैठते थे, और जो इजरायली मीडिया है वो इसको बकायदा अपने मीडिया पे लिखता भी था कि हमने ये डिमांड्स रखी ही इसलिए हैं कि ये मानी ना जा सकें, और ये मानी नहीं जा सकेंगी तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव है ईरान को डिसफंक्शनल करना। अमेरिका का हमें पता नहीं, हमने उन्हें यूज़ करना है। अब अमेरिका जो है वो वही कमोबेश डिमांड्स लेके आ गया, और उससे ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम डिमांड्स ईरान ने सामने रख दी हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें तो बहुत मैक्सिमम हैं और ज़रूरी भी नहीं है। जैसे गल्फ़ के अंदर आप अपनी बेसिस को ख़त्म कर दें। अब गल्फ़ के अंदर 13 बेसिस ऑलरेडी जो हैं वो ख़त्म हैं, पर्सनल जो हैं वो होटलों में ठहरे हुए हैं। तो गल्फ़ के कंट्रीज़ तो ऐसे ही फंडामेंटली चेंज हो जाएंगे। अब उन्होंने डिसाइड करना है कि उनको एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चाहिए, सिक्योरिटी अम्ब्रेला तो कहीं ना कहीं से चाहिए, या वो खुद को इतना मजबूत करेंगे और अपनी आर्मियां इस तरह से बनाएंगे। तो वो तो हालात का रुख देख रहे हैं कि किस तरफ जाता है, उस हिसाब से हम देखेंगे। सऊदी अरेबिया की जहाँ तक बात है वो तो ऑलरेडी अपना मिलिट्री हार्डवेयर चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर चुका है। चाइना कोई ड्रोन की फैक्ट्री भी वहाँ लगा रहा है, उसे पेट्रो युआन पे भी कोई। जो सबसे बड़ी लिंच पिन है गल्फ में वो है यूएई की।
और यूएई जो है वो खुलकर अब ना सिर्फ ये कि अपने मीडिया पे एडवोकेसी भी कर रहा है कि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जबरदस्ती खुलवाना चाहिए, हमें इजरायली कोलिशन में शामिल हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। ऑलरेडी वो इब्राहिम अकॉर्ड साइन भी कर चुके हैं। अब उसमें हमारे जैसा मुल्क जो है, जो खैर खाही भी चाहता है, मिडिल पावर भी है, अपना अगला फिस्कल ईयर भी हमने गुजारना है, वेस्ट के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशन भी रखने हैं, चाइना के साथ हमने लॉन्ग टर्म रिलेशन, और ईरान हमारा नेबर है, और पब्लिक सिंपैथी जो है वो टॉप ऑफ द रूफ है हमारी, वो सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्री से वो नहीं है, उनके साथ हमारा यही रिश्ता है। ज्यादातर जो है हमारे लोग वहाँ जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, और हमें पता है जी वो हमारे मोहसिन है, दुख सुख में काम आते हैं, और हम उन्हें कहते हैं ना मस्कीन, वो कहते हैं यल्ला खलास खलास, और उसके बाद या फिर 4-5 जो है वो सिक्के हमें दे देते हैं, हम उनके लिए, हम फिर भी वो हमारे मोहसिन है हम। लेकिन ईरान के साथ हमारे बहुत डीप सिंपैथेटिक रिलेशन हमारे, और उस पे हमारी कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम या किसी किस्म का भी कोई सिस्टम ये रिस्क नहीं ले सकता कि हम इस चीज में। अब जो सिचुएशन आगे जा रही है, जिसका ब्रिगेडियर साहब भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, कि अगर तो यूएई तक बात है, क्योंकि कतर और ओमान ने तो कहा है हम न्यूट्रल हैं, अब यूएई कह रहा है कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, और उसने अब अमेरिका से भी कहा है कि जी आपके जो हमारे डिस्प्यूटेड 2 आइलैंड हैं वो तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप आए और आकर ले लें। हम सिर्फ सऊदी अरेबिया को जाके थोड़ा सा पैनिक उनका कंट्रोल कर सकते हैं, और इधर से ईरान का कोई तल्ला मिन्नत कर सकते हैं कि भाई हम दरमियान में सैंडविच हुए हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा आप सॉफ्ट ग्राउंड दें, और सबकी सर्वाइवल को थोड़ा सा आसान बनाएं। लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो ना तो किसी की सर्वाइवल को आसान बनाना चाहते हैं, ना अपनी सर्वाइवल को आसान बनाना चाहते हैं। यानी आप देखिए स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद होने से कहाँ हीलियम और पेट्रोल और यूरिया तो बंद हुआ ही है, सूडान के अंदर जो है वो अच्छे खासे जो नॉन स्टेट एक्टर थे, जिनको आर्म सप्लाई होता था, और कहाँ से होता था मैं नाम नहीं लूंगी, वहां पे बड़ा सुकून होया हुआ है, और उनकी वो मार लग रही है वहां पे। और सूडान की जो स्टेट है वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं जो फंडेड हैं, वहां पे जो है अच्छा खासा उनका, तो ये देखें ये सारी चीजें देखने में लगता है कि ये सिर्फ सरफेस पे ये बहुत लेयर्ड हैं। अब गल्फ के कंट्रीज को अगर कहें कि जी आप इम्पार्शियल हो जाएं, तो वो नहीं है, वो अपनी बेसिस अभी भी दे रहे हैं उनमें से कुछ जो हैं। अब अगर जहाज वहां से उड़कर स्कूलों में 150-150 बच्चियां जो हैं उनको शहीद करेंगे, तो हमारे पास क्या है, लॉजिक क्या है हमारे पास ईरान को ये कहने की कि तुम फटाफट जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लो और फिर अमेरिका पे डायरेक्ट अटैक कर दो। आखिर उसने कहीं ना कहीं तो रिटेलिएशन शो करनी है। तो इसमें ये नहीं है कि ईरान को शह देने वाली बात है, या ये कहना कि हम तो कह आए हैं ना कि ईरान पे अटैक भी जो है वो गलत है और गल्फ कंट्रीज पे अटैक भी गलत है, तो हमारी स्टेटेड पोजीशन यही है। मगर इस दोनों मैक्सिमलिस्ट अब जो पॉइंट्स हैं उनमें बात चाइना और रशिया के आने से और रशिया की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में ईरान को जाने से जो है वो खत्म होगी। तो अल्टीमेटली ईरान मान जाएगा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो उसका कंट्रोल मेरे पास रहेगा, या ये कि मैं उसे अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या बॉर्डर के अंदर शामिल करता हूँ। ये मुझे चाहिए। सैंक्शन तो ऑलरेडी वेव हो जाएगी, पाकिस्तान ने तो सैंक्शन वेव करने की बात नहीं की, लेकिन आज की खबर ये है कि पाकिस्तान ने फ्री हैंड दे दिया कि हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो ईरान के साथ ट्रेड करें, और हम ना सिर्फ ये कि उनको फैसिलिटेट करेंगे बल्कि उनको बहुत से वेव ऑफ भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि हमने उसको खोल दिया। तो अब रशिया की ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें सिक्योरिटी क्लॉज अगर एंटर कर लें, जो कि पुतिन ने कहा था कि ये बड़े डिफिकल्ट है, इरानियंस आर वेरी डिफिकल्ट पीपल टू हैंडल, क्योंकि उनकी जो है वो अपनी हुब्रस तो नहीं कहेंगे, उनका अपना तफाखर है, अपना उनकी सिविलाइजेशनल प्राइड है। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी में हमें क्लॉज नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो अब सारे मुल्क बैठकर उन 15 पॉइंट और 5 पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, और सारे से मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तो जगह है जहां पे वो बैठेंगे, इसके अलावा तुर्की, इजिप्ट, ओमान बहरहाल इसमें शामिल होंगे, और चाइना और रशिया के बगैर मुज़ाकरात हो नहीं सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि ईरान के ऊपर जो साइकिल है वायलेंस का, इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। और कौन गारंटी देता है? पाकिस्तान तो गारंटी नहीं देता, क्योंकि ईरानी जो मैं उनकी पल्स लेती हूँ उनको थोड़ी सी रेजर्वेशंस भी हैं, और दूसरा ये कि वो समझते हैं कि आपके तो वेस्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, ट्रांजैक्शनल हैं, या जो, तो हमें कोई इम्पार्शियल स्टेट जो है और जो कैपेसिटी भी रखती हो वो हमारी सिक्योरिटी गारंटी दे, या फिर यूनाइटेड नेशन अगर वो उसमें कोई फंक्शनैलिटी रह गई है पॉइंट समथिंग, तो यहाँ आके बात खत्म होगी। और बहुत लॉजिकल बात है बिल्कुल सही। कि ईरान को सिक्योर करने के लिए बाकी ममालिक जो आज ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो रुक जाए, वो उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे, और उसका डिजाइन और उसका आर्किटेक्ट क्या होगा। और उसमें फिर एक और चीज आ जाएगी कि
अमेरिका जो है उसको एक रिटोरिकल या ऑप्टिकल विक्ट्री छोटी मोटी कैसे दी जाएगी, वरना अमेरिका भी इसमें से नहीं निकलेगा और फिर मसला रह जाएगा इसराइल का, जो कि हमेशा की तरह निगोशिएशन की असैसिनेशन, निगोशिएटरों को मारने और निगोशिएशन की तरफ वो जाना ही नहीं चाहता। तो अब अमेरिका उसको कैसे रेन डाउन करेगा, इसराइल को कैसे कंट्रोल करेगा कि अब या तो तुम्हारे से दोस्ती हो सकती है, बच सकती है, या फिर हमारी इकोनॉमी बच सकती है। अब इन दोनों में से किसी एक चीज को बचाना है। बिल्कुल तो सही। ये सारी चीजें टाइम लगेगा और हम उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन उसमें अच्छी खबर ये है, अभी मैं एक आर्टिकल मैंने लिखा ही है कि जंग बहुत गंदी चीज होती है, लेकिन बहरहाल उसमें उसके जो कुछ आउटकम होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो अब कराची के जो शिप यार्ड है वहां पे लाइनें लगी हुई हैं और हम वहां पे ट्रांजिट करा रहे हैं बहरी जहाजों का, और बहुत सी हम फंडामेंटल चेंजेस कर रहे हैं अपने बंदरगाहों की। और हो अगर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए और जो माफिया है उसको थोड़ा सा संभाल लिया जाए, तो हम इस अपॉर्चुनिटी से बहुत फायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि वहां पे आज जो कराची के अंदर जो पोर्ट पे मजदूर 1500 पे दिहाड़ी पे था, वो 5000 पे आज के आज ले रहा है। क्योंकि जो चीजें यहाँ से रेड सी और फिर केप ऑफ गुड होप की तरफ से जा रही हैं, जहाज रुके हुए तो नहीं है, वो कराची में जो है वो रुके हुए हैं। और हम एक इस अपॉर्चुनिटी को कमोडिफाई कर सकते हैं और गुडविल जेस्चर के तौर पे हमने ईरान के साथ अपनी ट्रेड जो है वो ओपन कर दी है। और ना सिर्फ ये कि उसमें एलसी वेलसी सारा सिस्टम खत्म कर दिया, बल्कि अपने हम ट्रेडर्स को इनकरेज कर रहे हैं और सेंट्रल एशिया को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं जो इस भयानक से तूफान के अंदर बहरहाल उम्मीद जो है वो हमारे लिए भी है, लेकिन प्रोवाइडेड कि हम कहाँ जाते हैं और चीजें कैसे सिमर डाउन होती हैं। बिल्कुल सही है। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। मलिक साहब आपकी तरफ रुख करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं उस पर अमेरिका आपको कहाँ पे नजर आ रहा है। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।